ठीक है ना। प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस होते हैं कि पहले प्रोजेक्ट डिज़ाइन प्लान होता है, डिज़ाइन होता है, उसके बाद जैसे ही वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड प्लान हो गया तो वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट होता है वो चाहता है कि अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मुझे कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब जब कंस्ट्रक्ट उसको करवाना होता है तो वो ढूंढता है कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरीके से ढूंढता है, कौन से वेज होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं जिस स्टेप से वो कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढता है, वो स्टेप्स हैं टेंडरिंग, बिडिंग, प्रोक्योरमेंट, पीटीसी। सो इस स्टेप को, इस पूरे स्टेप को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता चल गया, अब पढ़ेंगे टेंडर क्या होता है, टेंडरिंग कैसे होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिडिंग कैसे होती है। ओके, व्हाट इज एक्चुअली टेंडर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसको जब प्लान एंड डिज़ाइन कर दिया जाता है, उसकी प्लानिंग एंड डिज़ाइन कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद क्लाइंट चाहता है कि मैं इसको कंस्ट्रक्ट करवाऊँ। कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए फिर क्या करता है कि वो कुछ अखबारात में इश्तहारात देता है। वो अखबारात में जो इश्तहारात होते हैं उसमें वो जो क्लाइंट है वो बोलता है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो मुझे इस अमाउंट में या प्लस माइनस अमाउंट में कंस्ट्रक्ट करके दें। वो जो अखबार इश्तहार होते हैं उनको कहते हैं टेंडर्स। आपने देखा होगा जो जो अखबार होते हैं उनके लास्ट पेज में तकरीबन ऐसे लिखा होता है टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस। चाहे वो सिंधी अखबार हो या उर्दू हो या इंग्लिश अखबार हो, तो सारा में ऐसे लिखा होता है टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस। ठीक है। सो वो एक्चुअली टेंडर नोटिस क्या है, इट इज एक्चुअली इन्वाइटिंग द कंट्रीब्यूटर्स to submit bids regarding the particular project। क्या करता है वो टेंडर नोटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वाइट करता है कि मेरे जो प्रोजेक्ट है इसको आप कितने रुपीस में कंस्ट्रक्ट करो करके दोगे मुझे। मैंने जो इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि मैंने इसको 100 रुपीज़ में कंस्ट्रक्ट करवाना है। फिर क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बताते हैं कि भाई मैं इसको इतने रुपीज़ में कंस्ट्रक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ए है, वो बोलता है कि नहीं 100 रुपीज़ में नहीं, मैं 110 रुपीज़ में इसको कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर बी बोलता है कि मैं 98 रुपीज़ में कंस्ट्रक्ट करके दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर सी बोलता है फॉर एग्जाम्पल 95 रुपीज़ में कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं ना कि मैं इतने रुपीज़ में अप्लाई ये कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, एक्चुअली दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज बिडिंग। जो क्लाइंट इनवाइट करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को थ्रू अखबारात में इश्तहारात, उसको हम कहते हैं टेंडरिंग। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स अपने पैसे बताते हैं कि हम इतनी रुपीस में कंस्ट्रक्ट करके देंगे, दैट इज एक्चुअली बिडिंग। तो बिडिंग में जब आपको पढ़ाऊंगा उसको तब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो सिंपल टेंडर है। टेंडर मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्चुअली टेंडर। इज अ सिंपल document, official document in which a client is inviting different types of contractors to execute the project, to construct that particular project, that is simple tender। टेंडर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज एन इनविटेशन फ्रॉम द ओनर टू द कॉन्ट्रैक्टर टू एग्जीक्यूट सम वर्क एट ए स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड स्पेसिफिक टाइम। सिंपल इनविटेशन होता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कि भाई मुझे ये काम एग्जीक्यूट करवाना है और इतने पैसों में एग्जीक्यूट करवाना है। फिर उसके बदले में फिर वो बिड सबमिट करवाते हैं जिसमें बोलते हैं कि नहीं भाई इतने पैसे में हम नहीं कर सकते, इतने पैसे लगेंगे। वो बात का प्रोसेस है। लेकिन सिंपल हम टेंडर की तरफ आते हैं। ओके, इट इज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर्स, नोटिस बोर्ड्स, गजेट्स ईटीसी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ वर्क्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, डिफरेंट प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, उनमें ये टेंडर नोटिस के फॉर्म में, टेंडर नोटिस के शेप में पब्लिश किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अखबारात में इश्तहारात दिए जाते हैं। और अब मेरे ख्याल में हर किसी ने देखा होगा टेंडर नोटिस, हर किसी की नज़र से गुजरा होगा, क्योंकि हर अखबारात में वो टेंडर नोटिस होते ही होते हैं। Okay, tendering क्या एक्चुअली, टेंडरिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक पैकेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये ना टेंडरिंग का प्रोसेस टोटल क्या होता है, जिसमें विद द हेल्प ऑफ टेंडर यू आर इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम द इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स।
ओके, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल में वन वर्ड में बोलें कि टेंडर इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब विद द हेल्प ऑफ टेंडर आप फाइनली एक कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करते हो जो आपके वर्क को एग्जीक्यूट करवाता है। यही काम होता है टेंडर का, सिंपल। Okay, what are different types of tender? Actually, there are various types of tender. Major types of tender are actually four. One by one इनको पढ़ते हैं। First type of tender is actually the open tender. Open tender जो भी आपने अखबारात में इश्तारात देखते हो ना, वो these are actually the open tender. अब open tender में होता क्या है कि ओपन टेंडर के लिए, ओपन टेंडर जैसे ही दे दिया, अखबारात में इश्तारार दे दिए, उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है, हर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिड सबमिट कर सकता है, चाहे वो छोटा कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। इसलिए इसको ओपन टेंडर कहा जाता है कि भाई एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, एनी टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटर कैन सबमिट बिड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, स्क्रूटनी होती है, वो बात का प्रोसेस है। लेकिन ओपन टेंडर में हर किसी को अलो होता है कि कोई भी आके, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आके अपना बिड सबमिट करवाए और जो उसको प्रोजेक्ट को अचीव करने की कोशिश करे। इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ओपन टेंडरिंग इज द मेन टेंडरिंग प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तकरीबन जो टाइप ऑफ टेंडरिंग फॉलो की जाती है दैट इज ओपन टेंडरिंग। ओपन टेंडरिंग अलाउज Open tendering allows anyone to submit a tender to supply the goods and services required and offer an equal opportunity to any organization to submit a tender. कोई भी अपना टेंडर सबमिट कर सकता है, कोई भी जो कंट्रैक्टर है वो टेंडर से, उस टेंडर से रिलेटेड अपना बिड सबमिट कर सकता है। This type of tender is most common for the engineering and construction industries. Yes, it is actually more common. Okay, open tendering provides the greatest competition among suppliers. Actually, the word supplier is related to the contractors. ये supplier जहाँ पर भी word है इसको आप contractors पढ़ना। Open tendering provides the greatest competition among contractors and has the advantage of creating opportunities for new or emerging contractors to try to secure work. ये means एक तो जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि उनको भी काम मिले। However, not all those who bid may be suitable for that contract and more time is required to evaluate the tenders. इस टेंडर का डिसएडवांटेज क्या है ओपन टेंडर का? इसका डिसएडवांटेज ये है कि हर कोई उस टेंडर के लिए अप्लाई करता है, हर कोई बिड सबमिट करवाता है, फिर छोटे बड़े जो भी हैं सारे सबमिट करवाते हैं। फिर क्लाइंट को ये परेशानी हो जाती है, उसको स्क्रूटनी में परेशानी होती है, उसके एवोल्यूशन में परेशानी होती है। तो उसके एवोल्यूशन में फिर क्लाइंट को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके हर टेंडर को उसको देखा जाता है। सो अगर कोई भी इमरजेंसी है, प्रोजेक्ट को जल्दी कंस्ट्रक्ट करना है, प्रोजेक्ट को जल्दी एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर तो ओपन टेंडरिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। फिर वो सिलेक्टिव टेंडरिंग के लिए जा सकता है, सील टेंडरिंग के लिए जा सकता है, जो दूसरे टाइप्स ऑफ टेंडर हैं। ठीक है, ओपन टेंडर मेरे ख्याल में आपको सब समझ में आ गया होगा। सिंपली ये वो टेंडर होता है जिसके बिड के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो या छोटा कॉन्ट्रैक्टर हो। ओके, नेक्स्ट इज द सिलेक्टिव टेंडर। सिलेक्टिव टेंडर के नाम से ही आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, सिलेक्टिव टेंडर मतलब कि इसमें जो बिड्स इनवाइट किए जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स जो इनवाइट किए जाते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, मखसूस। फॉर एग्जांपल मखसूस 4 कॉन्ट्रैक्टर को, 6 कॉन्ट्रैक्टर को, 10 कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलेक्टिव टेंडर बोला जाता है कि बिल्कुल सिलेक्टिव पर्सन या सिलेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ये टेंडर्स भिजवाते हैं और उस टेंडर्स से रिलेटेड फिर वो बिड सबमिट करवाते हैं। इसमें क्लाइंट का टाइम भी बचता है और जल्दी वर्क एग्जीक्यूशन की तरफ भी चला जाता है। ओके, पढ़ते हैं इसको थोड़ा कि selective tendering only allows suppliers actually contractors to submit tenders by invitation। ठीक है,
जिस चीज़ को भी इनवाइट किया गया है उस बिड के लिए, वो ही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर इस सिलेक्टिव टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनविटेशन किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। वो कभी सील्ड इन्वेलप होते हैं, उनमें जो उनमें भेजे जाते हैं, या पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं उनमें भेजे जाते हैं, या उस वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके जो एड्रेस होता है उन पे भेजा जाता है। इनविटेशन किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। अच्छा, सिलेक्टिव टेंडर को सील टेंडर भी बोला जाता है, क्योंकि इसको सील्ड इन्वेलप में टेंडर को फिक्स करके फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपको चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर के एड्रेस पे आपको भेज देते हो, फिर वही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स आपको बिड सबमिट करवाते हैं। These suppliers or these contractors are those who are known by their track record to be suitable for contract of that size, nature and complexity required। ये वो सप्लायर्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड का आपको पता होता है। सिलेक्टिव टेंडरिंग में यही होता है, जिसका आपको टेंडर ट्रैक रिकॉर्ड का आपको पता होता है, उन्हीं को ही आप फिर जो है टेंडरिंग प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हैदराबाद में अगर बोला जाए तो हैदराबाद में तकरीबन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर सिलेक्टिव टेंडरिंग की बात करें तो सिलेक्टिव टेंडरिंग में हो सकता है अब्दुल्ला बिल्डर्स को दिया जाए, या आरएफ बिल्डर्स को दिया जाए, या नकाश वगैरह जो भी हैं, कुछ हैं जो जिनके नाम हैं अच्छे तरीके से। तो सिलेक्टिव टेंडरिंग में ऐसा हो सकता है कि उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हम बेच सकते हैं कि भाई आप आके बिड सबमिट करवाओ, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड का हमें पता होता है। अच्छा, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड का हमें पता होता है, एक्चुअली दैट टर्म इज रिलेटेड टू दी प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। एक टर्म होता है दैट इज प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि भाई इस किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, उसके पास जितने भी वर्क थे, उनको उन्होंने अच्छे तरीके से निभाया, उन्होंने अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है नहीं। दैट इज रिलेटेड टू प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे पास एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, द सिलेक्टिव टेंडरिंग गिव्स clients greater confidence that their requirement will be satisfied। The selective टेंडरिंग है, ये क्लाइंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैंने जिस जिस को बिड्स के लिए अप्लाई किया है, जिस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बोला है, वो अच्छे तरीके से बिड्स हमें सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और उसमें हमें एवोल्यूशन में इतना मसला नहीं होगा, और वो हमारे काम को भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। It may be particularly appropriate for specialist or complex contracts or contracts where there are only a few suitable firms। ये वहाँ पर एप्रोप्रिएट होता है जहाँ पर जो प्रोजेक्ट हो वो कॉम्प्लेक्स हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी एरिया में आपके पास सिर्फ और सिर्फ चंद कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। उस तरीके में भी आप सिलेक्टिव टेंडरिंग को फॉलो कर सकते हो। However, it can exclude smaller suppliers or those trying to establish the establish themselves in a new market। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है सिलेक्टिव टेंडर का? ये है कि जो भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर उनको बेचारों को मार्केट में इम्प्रूव फायदा नहीं होता है, मीन्स मार्केट में इन नहीं हो पाते वो फिर बेचारे। ठीक है, ओपन टेंडर और सिलेक्टिव टेंडर मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। सिलेक्टिव टेंडर में सिलेक्टिव पर्सन्स को सिंपली हम भेजते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंडरिंग इज एक्चुअली द नेगोशिएटेड टेंडरिंग या नेगोशिएटेड टेंडर। इस नेगोशिएटेड टेंडर में क्या होता है, मैं आपको सिंपली अपने वर्ड्स में बता दूं। नेगोशिएटेड टेंडर में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर भेजा जाता है, एक सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को, और उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाता है कि आप आके मुझे अपना बिड सबमिट कराओ। सॉरी डियर्स, गिव मी ओनली 2 मिनट्स। नेगोशिएटेड टेंडर में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर को
हम जो क्लाइंट है वो भेजता है टेंडर कि भाई आप इस टेंडर को देखो और इस टेंडर के हिसाब से मुझे बताओ कि आप कितने प्राइस में, कितने अमाउंट में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मुझे कंस्ट्रक्ट करके दोगे। फिर उसमें नेगोशिएशन कर दी जाती है कि भाई नहीं इतने में नहीं, इतने में करके दो, थोड़ा रियायत करो वगैरह वगैरह। मीन्स जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो एक ही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है नेगोशिएटेड टेंडरिंग। सिंपल ये है कि नेगोशिएटेड टेंडरिंग में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को वो टेंडर भेजा जाता है, उस टेंडर पे वही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर बिड सबमिट करवाता है और उसी बिड से रिलेटेड कुछ नेगोशिएशन कर दी जाती है। फिर उसी कॉन्ट्रैक्टर को वो जो पर्टिकुलर क्या है प्रोजेक्ट है वो अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पहले पढ़ें। नेगोशिएटेड टेंडरिंग occurs when the client approaches a single supplier or single contractor based on their track record or a previous relationship and terms of the contract are then negotiated। ये हो सकता है वो जो पर्टिकुलर क्लाइंट है उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को पहले भी एक प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट को उसने अच्छे तरीके से निभाया था, तो अभी वो क्लाइंट चाह रहा है कि मैं अभी ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये भी उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को दूं। तो उस हिसाब से वो क्लाइंट क्या करता है, उसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को अपना प्रोजेक्ट देता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है। ठीक है, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है। अच्छा, फर्दर इसको पढ़ते हैं। नेगोशिएटेड टेंडर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमेंसिंग फ्रॉम टेंडरिंग टिल डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। अगर आपको डिस्प्यूट वगैरह नहीं चाहिए तो ये नेगोशिएटेड टेंडरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और तकरीबन यहाँ पर ऐसा ही होता है, नेगोशिएटेड टेंडरिंग ही होती है, ओपन टेंडरिंग बहुत कम होते हैं। लेकिन नाम होता है ओपन टेंडरिंग का, लेकिन होता कैसे समझो कि सिलेक्टेड टेंडरिंग एंड नेगोशिएटेड टेंडरिंग होती है। अखबार में इश्तारा तो ओपन टेंडरिंग के नाम से होते हैं, लेकिन फिर किया जाता है कि जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं उनके टेंडर्स को उनके बिड्स को इवेल्यूएट किया जाता है और लेकिन फाइनली उसी को मिलता है जो आपको पता है कि पैसे वैसे सबमिट करवाता है। तो ऐसे समझो वो घूम फिर के नेगोशिएटेड टेंडरिंग पे ही आ जाते हैं। अप्लाई ओपन टेंडरिंग के लिए हो जाता है, फिर सिलेक्टिव टेंडरिंग भी फॉलो हो जाती है, फिर नेगोशिएटेड टेंडरिंग पे आ जाते हैं सर। चलें, ओके, इसको फर्दर पढ़ते हैं। नेगोशिएटिंग with a single supplier may be appropriate for highly specialist contracts or for extending a scope of existing contract। ठीक है, costs are reduced and allows early contractor involvement since the contractor is a part of the project team at every stage of the project। This results in better communication and information flow। लाजमी है, जिसको आप टेंडर दे रहे हो उससे आपके रिलेशंस होते हैं या उसको आप पहले तरीके से जानते हो, तो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छी तरीके से होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज टेंडरिंग। अच्छा, सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज टेंडरिंग में मतलब एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को किसी प्रोजेक्ट की फुल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड नहीं होती है। कैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट चाहता है कि यार ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है, बिडिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे पहले ही मैं कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि अब ये दो सिचुएशंस हो गए कि अगर आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, फुल टेंडरिंग नहीं है, बिडिंग नहीं है और उससे पहले काम स्टार्ट करवा रहे हैं, ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि आपके पास फुल इंफॉर्मेशन है, आपने टेंडरिंग भी करवा ली, बिडिंग भी करवा ली, हर चीज़ करवा ली। ये दूसरा सिचुएशन हो गया। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट चाहता है कि मैं इस टेंडरिंग प्रोसेस या बिडिंग प्रोसेस से पहले ही अपना वर्क स्टार्ट करवा लूँ। सो इसके फिर दो सिचुएशन हो गए। तो पहला सिचुएशन ये है कि जब क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन हो, टेंडरिंग बिडिंग सारी इंफॉर्मेशन हो। जैसे सेकंड सिचुएशन है कि क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन ना हो और उससे पहले ही क्लाइंट अपना वर्क एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दे। दो सिचुएशन।
जो फर्स्ट सिचुएशन है इसको हम सिंगल स्टेज टेंडरिंग कहते हैं, और जो सेकंड सिचुएशन मैंने बताया उसको टू स्टेज टेंडरिंग कहते हैं। सिंगल स्टेज टेंडरिंग में क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन पहले से ही आपके पास होता है, टेंडरिंग की हुई होती है, बिडिंग की हुई होती है, फिर उससे रिलेटेड आप वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हो। टू स्टेज टेंडरिंग में क्या होता है कि फर्स्ट टू स्टेज टेंडरिंग में ये होता है कि शुरू में आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन होता है लेकिन फाइनल इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो उस इनिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप काम को स्टार्ट करवा देते हो। बाकी जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो बाद में काम के स्टार्ट करवाने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हो, उसको कहते हैं टू स्टेज टेंडर। ठीक है, उसमें दो स्टेजेस में कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट स्टेज में इनिशियल इन्फॉर्मेशन कि आप सिंपली एग्जीक्यूट करो, सेकंड स्टेज में फुल इंफॉर्मेशन। ओके, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सिंगल स्टेज टेंडरिंग इज यूज्ड व्हेन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कैलकुलेट अ रियलिस्टिक प्राइस इज अवेलेबल व्हेन टेंडरिंग कमेंसेस। सब सारे जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो। एंड इनविटेशन टू टेंडर इज इशूड टू prospective suppliers. Tenders are prepared and returned and preferred tender is slated and following negotiations will be made वगैरह वगैरह etc. सिंपल है कि इनविटेशन फिर मेड किए जाते हैं, टेंडर्स प्रोवाइड किया जाता है, उस टेंडर के हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट किया जाता है। ये सिंगल स्टेज टेंडरिंग। टू स्टेज टेंडरिंग क्या है? टू स्टेज टेंडरिंग इज यूज्ड टू अलो अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ सप्लायर और अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर prior to the completion of all the information required to enable them to offer a fixed price. Means किसी भी काम को पहले से वो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कंप्लीशन से पहले फिर वो फिक्स प्राइस ऑफर द वर्क टू बिगिन, एंड इन द सेकंड स्टेज अ फिक्स प्राइस इज नेगोशिएटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल स्टेज में सिंपल वर्क को एग्जीक्यूट स्टार्ट की करवाया जाता है, और फिर जो सेकंड स्टेज में उसमें जो टोटल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है और टोटल प्राइस बता दिया जाता है। और टू स्टेज टेंडरिंग तब की जाती है जब आपके पास फुल इंफॉर्मेशन ना हो, एक ये चीज़। सेकंड, आप जब उसको किसी भी काम को अर्ली स्टार्ट करवाना चाह रहे हो, एक ही चीज़। थर्ड, जब आपके पास आपको ये पता ना हो कि इसका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का फाइनल टोटल कॉस्ट कितना होगा। ये तीन सिचुएशन अगर अगर आपके पास हैं तो आप टू स्टेज टेंडरिंग में की तरफ जा सकते हो। Okay. Other types of tenders include serial tendering, framework tendering and public procurement। ये different types of tendering हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और दो तीन टाइप्स मैंने आपको बाद में भी भेजे थे, जैसे बीओटी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी। सो इसी तरीके से, और ये लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, टाइम देखते हैं पहले। ओके, टाइम भी हो गया, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सो इस टेंडरिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। हो सकता है ये जो मेजर टाइप्स ऑफ टेंडरिंग है वो ये चार टेंडरिंग है: ओपन टेंडरिंग, सिलेक्टिव टेंडरिंग, नेगोशिएटेड टेंडरिंग एंड सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज टेंडरिंग। उसके अलावा बहुत सारे टेंडरिंग भी हो सकते हैं, आपके नज़र से गुजर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दीज आर द एक्चुअली सैंपल्स ऑफ टेंडर्स। ऐसे आपने सैंपल टेंडर्स देखे होंगे किसी भी न्यूज़पेपर में, आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरीके के टेंडर्स देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में। ये हम जो सैंपल्स हैं, ये ओके ओके ओके, एक मिनट वेट, इसमें नोट करते हैं वो कौन से स्टेप्स में होता है। यार इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगा के अगर सुनोगे तो आपको हर वक्त हर दिन इस समझो कहीं पर भी आपको ये भूलेगा नहीं। लेकिन कभी भी इनवाइट किया जाता है टेंडर तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो उसके टेंडर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमें प्रिपेयर करने होंगे। पहला पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, भाई हमें जो न्यूज़पेपर में उसमें इश्तहारात देने होंगे जिसमें हमें इशू ऑफ नोटिस कह सकते हैं।
थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो भी बिड्स के लिए अप्लाई किए हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, ऐसे समझो बिड सबमिशन होगा, उसके बाद हम टेंडर्स को ओपन करेंगे और उसकी स्क्रूटनी करेंगे। ये थर्ड स्टेप में हो गया। फोर्थ स्टेप में कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट करेंगे, उसका टेंडर एक्सेप्ट करेंगे, उसका बिड एक्सेप्ट करेंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देंगे। ये 4 स्टेप है सिंपली। पहले में हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, सेकंड में हमें नोटिस जारी करना होता है इश्ताहारात में, थर्ड स्टेप में हम जो भी हमें बिड सबमिट हुए हैं उसकी स्क्रूटनी करनी होती है, फोर्थ स्टेप में सिंपली हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर देते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है। ये है सिंपली प्रोसीजर ऑफ इनवाइटिंग द टेंडर। इसको एक बार देख के और अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना, कॉन्सेप्ट में अपने ले लेना। ओके, सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन अ टेंडर नोटिस। जब आप टेंडर नोटिस देते हो तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये है ना, जैसे टेंडर नोटिस। सो इस टेंडर नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, जहाँ जैसे देखो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, इस टेंडर नोटिस की बात करें, लेट मी स्लाइड शो दिस प्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पर देखें, जैसे इस अगर अगर टेंडर की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या गिवन है कि भाई नेम ऑफ द कंपनी हु इज इनवाइटिंग द टेंडर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ये इनवाइट कर रहा है। और नीचे देखें आइटम ऑफ वर्क गिवन है, कहीं कहीं पर डेट गिवन है, यहाँ पर कंप्लीशन पीरियड गिवन है कि भाई 1 मंथ में आपको कंप्लीट करना है। एस्टिमेट गिवन है 500 मिलियंस, ठीक है। टेंडर फी गिवन है आपके पास, लास्ट डेट ऑफ ऑब्टेनिंग टेंडर फी, हर चीज़ गिवन है। और यहाँ पर नीचे देखें कि जिस बंदे ने ये टेंडर के लिए टेंडर नोटिस सबमिट किया है उसका नाम गिवन है। ऐसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो इस पर्टिकुलर टेंडर नोटिस में लाजमी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस स्लाइड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ डिपार्टमेंट इनवाइटिंग टेंडर। जो भी डिपार्टमेंट टेंडर इनवाइट कर रहा होता है उसका उसका नाम होना चाहिए। नेम ऑफ वर्क एंड लोकेशन, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, लास्ट डेट कब अप्लाई कर सकते हो, पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर नोटिस, कितने टाइम तक वो टेंडर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, उसके बाद आपका टेंडर डॉक्यूमेंट या टेंडर नोटिस पे अमल नहीं किया जाएगा। सिक्स इज कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट। अच्छा, कास्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या ईएमडी जिसको हम बोला जाता है, तो इस ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। दो एक्चुअली कॉन्सेप्ट होते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जिसको ईएमडी बोलते हैं, दूसरा होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको हम एसडी बोलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा, दोनों जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्लियर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब आपको कंप्लीट करना है और कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लमसम टाइप कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट या आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से। सो उन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा ये भी उसमें मेंशन होगा। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट टू बी पेड, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना पे करोगे। अब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है क्या ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग द टेंडर, अगर टेंडर के लिए आपने बिड अप्लाई किया है तो उस बिड की ओपनिंग का किस टाइम कब और कहाँ पर की जाएगी, ये वहाँ पर मेंशन होता है। डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर, जो बिड्स को एक्सेप्ट करेगा या ओपन करेगा तो उसको कौन लीड करेगा, उसके डेजिग्नेशन वगैरह लिखी होती है। ये होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो टेंडर नोटिस में लाजमी होनी चाहिए। ओके, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन अ टेंडर डॉक्यूमेंट। अच्छा, टेंडर नोटिस अलग बात होती है, टेंडर डॉक्यूमेंट अलग बात होता है, ठीक है। नोटिस क्या होता है, सिंपली जो आप अखबारात में इश्तारा देते हो वो टेंडर नोटिस हो गया। टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है कि टेंडर से रिलेटेड, टेंडर नोटिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल क्या क्या भाई, डिज़ाइन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, द शेड्यूल ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। जो भी चीज़ें हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आइटम्स ऑफ वर्क हो गई, एस्टिमेशन ऑफ दैट वर्क, एस्टिमेशन ऑफ कास्ट हो गया, और शेड्यूल हो गया कि भाई इस पर्टिकुलर आइटम के लिए इतना टाइम लगेगा, इसके लिए इतना टाइम लगेगा, हर चीज़ जो भी है
that will be included in the tender document. So टेंडर नोटिस के साथ टेंडर डॉक्यूमेंट लाजमी होता है। उस टेंडर डॉक्यूमेंट को देखकर फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि भाई इसके हिसाब से हम टोटल कॉस्ट कितना पे कर सकते हैं, या टोटल कॉस्ट में कितने में हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें टेंडर डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरल कंडीशंस ऑफ द टेंडर, टेंडर से रिलेटेड जो भी जनरल कंडीशंस हैं वो शेड्यूल ऑफ आइटम ऑफ वर्क विद क्लियर स्पेसिफिकेशन, हर आइटम ऑफ वर्क का शेड्यूल कि भाई कब वो काम स्टार्ट होना है, कब खत्म होना है, ईटीसी हर चीज़ विद क्लियर स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस जो भी होंगी वो उसमें मेंशन होंगी, स्पेशल कंडीशंस अगर उससे रिलेटेड हैं वो मेंशन होंगी, और ये भी इंफॉर्मेशन होंगी। ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर इन ए स्पेसिफाइड फॉर्म लाइक PWD 6। PWD इज एक्चुअली पावर एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। अच्छा, PWD 6 को हम PW6 इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म, उस फॉर्म्स के हिसाब से ही हमें टेंडर नोटिस इन्वाइट किया करना पड़ता है। जो अखबारात में इशारा देते हैं ना, तो वो PWD 6 टाइप ऑफ फॉर्म होता है, उसी में ही हम जो है इश्तहारात देते हैं। सेकंड इज लेआउट प्लान, लोकेशन ऑफ वर्क, लेआउट प्लान होना चाहिए, लोकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए कि कहाँ पर होगा, मीन्स साइट साइट कहाँ पर है। देन डिवीजन इन विच लोकेशन इज सिचुएशन, कौन सी डिवीजन में है। देन शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वर्क, सिमिलर सेम चीज़ है जो प्रीवियस स्लाइड में। नियरेस्ट रोड और रेलवे लिंक, उससे उस जहाँ पर साइट है उससे नियरेस्ट कोई रोड है या कोई रेलवे लिंक है, कुछ भी है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा टेंडर डॉक्यूमेंट में। उसके बाद सेट ऑफ ड्राइंग्स इंक्लूडिंग वर्किंग ड्राइंग्स, एवरीथिंग, एवरी टाइप ऑफ ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो, हर चीज़, हर टाइप ऑफ ड्राइंग आप उसमें इंक्लूड करोगे टेंडर डॉक्यूमेंट में। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन दी विसिनिटी, अगर कुछ मटेरियल हैं जो अवेलेबल हैं उसके विसिनिटी में, तो वो आप बताओगे कि भाई ये मटेरियल यहाँ यहाँ पर मिलता है। बिकॉज देखिए ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज एक्चुअली इफेक्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जितना दूर से आप मटेरियल लेके आओगे उतना कॉस्ट ज़्यादा लगेगा प्रोजेक्ट का। सो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज इम्पैक्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आल्सो। कोई प्रोजेक्ट है जो जामशोरों में चल रहा है, तो जामशोर में देखो ना, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की क्वारीज बहुत ज़्यादा हैं। और कोई है फॉर एग्जांपल 7 साइड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड देखें ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में बहुत डिफरेंस हो जाता है। So availability of material is very much important from the total cost of project point of view. Okay, next is detailed specification or references to standard specification for each item of work। हर item of work जो भी है उससे related specifications, complete architectural and structural drawings। आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर टाइप ऑफ ड्राइंग्स जो भी है वो टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ स्टोर्स टू बी इशूड बाय द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट इंडिकेटिंग द रेट्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ सप्लाई। हर चीज़ मतलब कुछ होते हैं कि स्टोर्स भी अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स एंड देयर and other facilities to be made available by the owner indicating the conditions, higher charges and place of delivery। कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स होती हैं या कुछ सप्लाई मटेरियल होते हैं या ज़्यादातर इक्विपमेंट या जो रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। तो अगर क्लाइंट को खुद प्रोवाइड करनी होती हैं तो वो पहले ही टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन करता है कि भाई ये इक्विपमेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, इसके चार्जेस आप फाइनल प्राइस में इंक्लूड ना करें। नेक्स्ट इज रेट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर एंड द पॉइंट ऑफ सप्लाई, दैट इज रिलेटेड टू रिसोर्सेज। डिफरेंट जो 5 रिसोर्सेज हैं, 5 एम्स हैं, 4 एम है, उससे रिलेटेड है। लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई पॉइंट, कहाँ कहाँ से वाटर सप्लाई होगा। टाइम फॉर कंप्लीशन एंड प्रोग्रेस टू बी मेड एट इंटरवल ऑफ टाइम, कब काम को ख़त्म करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कब देना है, हर चीज़ टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। कंडीशंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल पर्सनल, कौन से टेक्निकल
पर्सनल आप एम्प्लॉय करोगे, ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट चाहता है कि भाई ये पर्टिकुलर बंदा ही आपको हायर करना है, ये साइट मैनेजर ही आपको हायर करना है, ये साइट इंजीनियर ही हायर करना है। सो उससे रिलेटेड कुछ अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट में इंक्लूडेड होगी। वेदर कंडीशंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में वेदर कंडीशंस कौन सी होती हैं, ग्राउंड लेवल की फ्लक्चुएशंस होती हैं या नहीं होती हैं, जो भी साइट पर जो भी कंडीशन है वो भी उस टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। अमाउंट ऑफ ईएमडी मींस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एंड द फॉर्म इन विच इट इज़ टू बी मेड, भाई कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आप पे करोगे और कौन से टाइप ऑफ फॉर्म में पे करोगे, ये भी टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा, दूसरी भी इन्फॉर्मेशन है, सॉरी। इंस्टेंस ऑन इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सेल टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कैसे पे करना है, किसको पे करना है, क्लाइंट को पे करना है या कंट्रैक्टर को पे करना है, वो सारी चीज़ें टेंडर डॉक्यूमेंट में होती हैं। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड डिटेक्टेड फ्रॉम रनिंग बिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स शुड बी नोटिफाइड इन द टेंडर कॉल नोटिस। जैसे मैंने आपको बताया, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट में थोड़ा फ़र्क है। सो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है टेंडर डॉक्यूमेंट में, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होता है इस टेंडर डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों ऐसे समझो कुछ अमाउंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर पे करता है क्लाइंट को, क्लाइंट नहीं पे करता कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर पे करता है क्लाइंट को, सिंपली सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। मोड ऑफ पेमेंट फॉर वर्क, किस हिसाब से पेमेंट करोगे, कैसे पेमेंट होगे, दैट मोड ऑफ पेमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा मोड ऑफ पेमेंट होगा। पावर्स टू रिजेक्ट टेंडर्स विदाउट असाइनिंग रीजंस। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे यूनिवर्सिटी वाले एडवर्टाइज करते हैं, तो उसके नीचे लिखते हैं कि भाई द यूनिवर्सिटी कैन de-advertise this particular advertisement or reject that advertisement or completely can cancel the advertisement। so उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं प्रोजेक्ट में कि भाई इस टेंडर को हम कभी भी रिजेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है टेंडर डॉक्यूमेंट में। पेनल्टी कंडीशंस फॉर स्लो प्रोग्रेस एंड डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि भाई अगर आप स्लो प्रोग्रेस दिखाओगे या कंप्लीशन ऑफ वर्क में डिले करोगे, देर करोगे, तो उससे रिलेटेड कितनी पेनल्टी आप पे चार्ज होगी, वो भी मेंशन होता है। डेजिग्नेशन ऑफ आर्टिफिशियल अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो कौन उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, उस पर्टिकुलर बंदे की डेजिग्नेशन भी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों में झगड़ा हो गया, तो अब तीसरा बंदा कौन है, थर्ड पार्टी कौन है जो उसको रिजॉल्व करेगी। सो उस थर्ड पार्टी का नाम, उस थर्ड पार्टी की डेजिग्नेशन वगैरह होती है, वो भी टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो सारे टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट बहुत लंबा होता है, टेंडर नोटिस तो एक पेज में कहीं पर भी इबारत में इशारा दे दिए, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उस टेंडर डॉक्यूमेंट को देखकर ही फिर कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं उस टेंडर को अवेल करने के लिए या उस प्रोजेक्ट को अवेल करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि टेंडर नोटिस और टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है। चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अबाउट द शॉर्ट टर्म नोटिस, शॉर्ट टेंडर नोटिस। ये एक टेक्निकल टर्म है, शॉर्ट टेंडर नोटिस। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने टेंडर नोटिस जारी किया, अखबारात में इश्तहारात दे दिए, लेकिन उसके रिप्लाई में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई नहीं किया। जो ऐसे होता है ना कि टेंडर नोटिस जब भी जारी किया जाता है तो उसमें लास्ट डेट ऑफ अप्लाई लिखा होता है, लेकिन ऐसा हुआ कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई तक किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने उस टेंडर के लिए अप्लाई नहीं किया। फिर क्लाइंट क्या करता है, एक शॉर्ट टेंडर नोटिस जारी करता है जिसमें वो मेंशन करता है कि भाई शॉर्ट लास्ट डेट ऑफ अप्लाई मैंने एक्सटेंड कर दी है, अब यहाँ तक आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसको हम कहते हैं शॉर्ट टेंडर नोटिस। सो इसको थोड़ा पढ़ते हैं।
When work is to be completed very quickly or no contractor prefers to accept the work, the tender is floated. Then a notice with short duration is again published by the client. Such a tender notice is called a short tender notice. ठीक है, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रेफर नहीं करना चाह रहा होता या किसी ने भी अप्लाई नहीं किया होता उस टेंडर के लिए, तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरा टेंडर नोटिस पब्लिश किया जाता है क्लाइंट की तरफ से, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टेंडर नोटिस। द टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन सेम एज दैट फॉर ऑर्डिनरी टेंडर नोटिस। जो पहले टेंडर नोटिस उसने जारी किया था अखबारात में, उसी न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो उसी न्यूज़पेपर में ये दोबारा वही टेंडर नोटिस जारी करेगा और टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रहेंगी। ये होता है शॉर्ट टेंडर नोटिस। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि टेंडर नोटिस और शॉर्ट टेंडर नोटिस में क्या फ़र्क है, तो आप इजीली उसको बता देना। ओके, ऐसे होता है शॉर्ट टेंडर। दोबारा अगर टेंडर नोटिस प्रोवाइड की अगर भेजना हो तो उसको शॉर्ट टेंडर नोटिस पूछते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू टेंडर आल्सो, दैट इज कोटेशन। तो कोटेशन एक्चुअली क्या होता है? कोटेशन इज अ टाइप ऑफ टेंडर, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ टेंडर। इसमें क्या होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ जॉब है या कुछ कम काम है, तो उससे रिलेटेड हम डिफरेंट कंपनीज को बोलते हैं कि आप इस आइटम ऑफ वर्क के लिए कितने चार्जेस करोगे। तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल डॉक्यूमेंट में, जैसे ये यहाँ पर सिंपल गिवन डॉक्यूमेंट गिवन है, तो एक 1 पेज डॉक्यूमेंट में सिंपल आइटम ऑफ वर्क और उसके रेट लिखकर हमें भेज देते हैं। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम कोटेशन। It is similar to that of tender, but there are differences between the tender and the quotation। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो कोटेशन होता है ना, वो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है या प्राइस रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें हमें अपने हाईवे लैब के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, और हमें चाहिए थे कुछ ये जो पेंडेमिक सिचुएशन हुआ है उससे पहले हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए थे और इक्विपमेंट्स आए भी थे हमारे उसमें लैब में। तो फॉर एग्जांपल हमें हाईवे लैब के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए थे, तो हम उसका सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे कि भाई कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। 1 2 3 4 या 5 इक्विपमेंट, चलें ठीक है, 5 इक्विपमेंट्स हमें चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स सेल करने वाली कंपनीज हैं उसको हम वो लिस्ट भेजेंगे। जो भी कंपनीज हैं या जिन पे हमें भरोसा है, 4 5 कंपनीज होगी या 6 कंपनीज होगी, उनको हम वो लिस्ट भेजेंगे और उनको बोलेंगे हमें अपन इस लिस्ट के हिसाब से कोटेशन भेजो। तो वो क्या करेंगे, जो भी हमने इक्विपमेंट्स बताई हैं उसके प्राइस लिखकर और टोटल अमाउंट लिखकर, ये जो आपके पास आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के शेप में वो हमें वापस एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कोटेशन। देखिए ना, सिंपली टेंडर का टाइप हो गया ना। टेंडर में भी क्या करते हैं हम कि जो भी आइटम ऑफ वर्क है या जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड हम उनको बोलते हैं कि हमें बताओ कि इस प्रोजेक्ट के कितना कास्ट, आप कितने कास्ट में इसको कंस्ट्रक्ट करके दोगे। तो इक्विपमेंट में भी ऐसा है कि भाई ये इक्विपमेंट हमें चाहिए, आप बताओ कि इस इक्विपमेंट की कितना प्राइस आप लोगे इक्विपमेंट का। सो डिफरेंट कंपनीज बाद में कोटेशंस भेजती हैं, फिर उस कोटेशन को हम रीड करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जो भी हमें सस्ते में और अच्छे क्वालिटी में इक्विपमेंट्स दे रहा होता है, फिर उसको ही उसके कोटेशन को हम अप्रूव करते हैं और उसी से ही इक्विपमेंट्स लेते हैं। तो ये होता है कोटेशन। कोटेशन सिंपली इज अ टाइप ऑफ टेंडर, it is a form of tender in which the price of different items are invited from different types of companies। ये सिंपली कोटेशन का कंसेप्ट है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे या कहीं पर भी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाओगे, तो कोटेशन का मतलब तकरीबन यही होता है कि किस आइटम के लिए या किस इक्विपमेंट का कितना प्राइस कोई भी कंपनी ले, वो एक फॉर्म में देकर वो वापस भेजती है, उसे हम कहते हैं कोटेशन। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, इसको पढ़ते हैं। फॉर स्मॉल जॉब्स द ओनर और इंजीनियर गिव्स
and offer to the contractor for quoting rates for works and supplies required। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को वो बताते हैं कि भाई ओनर और या इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर को बताती हैं कि भाई इस टर्म्स ऑफ वर्क के लिए आप कितना रेट लोगे, कितना प्राइस लोगे। तो वो आप एक पेज पर लिख के हमें बता दें, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। जैसे ये डॉक्यूमेंट गिवन है, इसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम होता है, कस्टमर का नाम होता है, एड्रेस होता है, उसके बाद टर्म्स ऑफ वर्क होते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसका यूनिट प्राइस होता है, और टोटल अमाउंट होता है यहाँ पर। फिर नीचे सिग्नेचर वगैरह, ये जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको सैंपल के तौर पर दिखाया है, यही सिंपली कोटेशन होता है। ओके। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली द टेंडर एंड कोटेशन। कोटेशन में, अच्छा, टेंडर में हमें हमेशा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोटेशन में हम कभी भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं लेते। जो भी क्लाइंट होता है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं होता। अब मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट दे दूं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का, तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखूं, अर्नेस्ट मनी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का है, ये मैं आपको देता हूँ कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा, नीचे एक होमवर्क लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन। अब मेरे ख्याल में आपको कोटेशन का कुछ आइडिया हो गया होगा, कोटेशन होता क्या है, और टेंडर का आपको पहले ही आइडिया है। तो अब आप क्या करोगे, ये होमवर्क आप पहले वाले असाइनमेंट में ऐड कर दोगे। पहला असाइनमेंट जो था रिलेटेड टू हायरार्की चार्ट था, सेकंड असाइनमेंट भी था। सेकंड असाइनमेंट क्या था, चलो जो भी था मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। लेकिन थर्ड असाइनमेंट ये आपका ये हो जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडर एंड कोटेशन। ये ऐसे उसमें ऐड कर देना, एक पेज का या हाफ पेज का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 डिफरेंसेस भी लिख लोगे, ये भी काफ़ी हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है आपके पेपर में आए, पेपर में हो सकता है ऐसे आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉलोइंग। सो हो सकता है मैं आपको बताऊं कि भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, टेंडर एंड कोटेशन, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना आप। होमवर्क नहीं है, ऐसे समझो असाइनमेंट है आपका। ओके, अब आते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पे। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कैच करना, या एक सिचुएशन है उसको कैच करने की कोशिश करना। क्या होता है कि टेंडर जब इशू हो जाता है न्यूज़पेपर में, तो उस टेंडर को देखकर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं, बिड्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब बिड्स सबमिट कर रहे होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो बिड्स के साथ सबमिट करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी बिड्स के साथ सबमिट करते हैं। हर कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बिड्स सबमिट करता है और बिड के साथ कुछ अमाउंट ऑफ मनी सबमिट करता है। वो अमाउंट ऑफ मनी होता है 1 to 2% ऑफ टोटल कास्ट ऑफ, एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेंडर नोटिस में पहले ही गिवन होता है। सो उससे रिलेटेड उसको देखकर 1 to 2% जितना भी अमाउंट हुआ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो बिड के साथ डिपॉजिट करते हैं, उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अब ये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्यों डिपॉजिट करते हैं, क्यों से देते हैं, ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का टेंडर एक्सेप्ट कर दें, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको बोलें कि भाई कॉन्ट्रैक्टर साहब, आपका टेंडर हमने एक्सेप्ट किया है और ये प्रोजेक्ट अब आपके हवाले है। तो उस टाइम अगर वो बोले, कॉन्ट्रैक्टर बोले कि नहीं भाई, मैं अब इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा कि वो जो भी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसने डिपॉजिट किया होगा, बिड के साथ जो भी पैसे उसने डिपॉजिट किए किए होंगे, वो जब्त हो जाएंगे उसके। वही जो भी क्या होता है कि टाइम लगता है और एनर्जी लगती है टेंडर को इवेल्यूएट करने में। तो जो भी टेंडर में को इवेल्यूएट करने में उसका टाइम लगा, उसका क्लाइंट का टाइम लगा, तो उसकी मेहनत लगी, तो उस मेहनत के लिए उसको कुछ तो पैसे मिलने चाहिए ना। तो वो जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, वो उस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को वो अपने पास रख लेते हैं। ये सिंपली सज़ा होती है इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि आपने टेंडर के लिए आपने अप्लाई क्यों किया, अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी तो।
ये होती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जब बिड्स बिड्स सबमिट करता है तो बिड्स सबमिट करने के साथ कुछ अमाउंट बिड के साथ क्लाइंट को देता है, उस अमाउंट को कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 1 to 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि अगर मुकर जाता है कॉन्ट्रैक्टर काम करने से या टेंडर को एक्सेप्ट करने से, काम करने से नहीं, टेंडर को एक्सेप्ट करने से या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से, तो फिर वो पर्टिकुलर मनी जो उसने डिपॉजिट किया है वो जब्त किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का। अच्छा, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द टेंडर डॉक्यूमेंट टू द डिपार्टमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्टर कोटिंग अ टेंडर। ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ अमाउंट होता है जो डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया जाता है या क्लाइंट को डिपॉजिट किया जाता है। दिस मनी इज a guarantee against the refusal of any contractor to take up work after the acceptance of his tender। ये मनी गारंटी होती है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, टेंडर को एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, तो उसका वो पैसे जब्त किए जाएं। गारंटी होती है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है इस टाइप का, टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। इन केस ऑफ रिफ्यूजल दिस अमाउंट इज फॉरफिटेड। अगर वो रिफ्यूज करता है तो ये पैसे उसके जब्त किए जाते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और EMD of contractors whose tenders are not accepted will be refunded। जो जो कॉन्ट्रैक्टर, देखें ना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हर कॉन्ट्रैक्टर डिपॉजिट करता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर के लिए अप्लाई करता है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट डिपॉजिट करते हैं, बिड के साथ कुछ पैसे डिपॉजिट करता है, जिसको हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहते हैं। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो कहाँ तक थे हम, कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हु टेंडर्स आर नॉट एक्सेप्टेड विल बी रिफंडेड। जो भी दूसरे टाइप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिसने सब ने अप्लाई किया होता है, तो जिसका टेंडर एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसका बिड एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वापस दिया जाता है। इट इज़ एक्चुअली 1 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क। the 1 to 2% of the estimated cost of work is actually called as the earnest money deposit। ठीक है, earnest money deposit के बारे में मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। earnest money deposit को शॉर्ट फॉर्म में EMD बोलते हैं। कभी भी आपको फुल फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी इंटरव्यूज वगैरह में, वहाँ पर डायरेक्टली आपको पूछेंगे व्हाट इज EMD, तो वहाँ पर परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए EMD का फुल फॉर्म है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता क्या है और कितना परसेंटेज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट दे दूं। टाइम देखते हैं पहले। ओके ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर इसको रीड खुद कर लेना बस। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि क्या हो गया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का बिड है वो एक्सेप्ट हो गया। बिड एक्सेप्ट होने के बाद वो उसको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि भाई ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अब तुम संभालोगे, तुम कंस्ट्रक्ट करोगे। उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है क्लाइंट को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो किस किस चीज के लिए होता है, डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है, वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट को दोबारा मैं इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अमाउंट होता है जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को देता है, उस अमाउंट को कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, बिड के साथ जो भी अमाउंट सबमिट होता है उसको हम कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है उसको कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये थोड़ा डिफरेंस है।
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हर कोई कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है, जो भी बिड के लिए अप्लाई करता है, जो भी बिड सबमिट करता है, हर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर बिड के लिए अप्लाई करता है, उसको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लाजमी सबमिट करना होता है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट वही सिंपल सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है जिसको प्रोजेक्ट मिलता है, ये भी डिफरेंस है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 1 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 5 to 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट होता है, 5 to 10%। और उस 5 to 10% में वो अर्नेस्ट मनी भी आ जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी आ जाता है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम प्रोजेक्ट देते हैं उसने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी लाजमी डिपॉजिट किया होता है, तो उस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के साथ ही हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए 10 रुपीज़, और उसने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पहले किया हुआ है 2 रुपीज़, तो बाकी जो डिपॉजिट वो पैसे सबमिट करेगा वो 8 रुपीज़ होंगे, क्योंकि उसने पहले ही 2 रुपीज़ पहले ही सबमिट किए हुए हैं। So these are some of the differences between the security deposit and the earnest money deposit. Earnest money deposit is submitted by every type of contractor, all contractors, but security deposit is deposited by only one contractor in which to whom we are allotting the particular project. Second difference is the earnest money deposit is 1 to 2% of the estimated cost, and security deposit is 5 to 10% of the estimated cost. Earnest money deposit is for the security purpose that any of the contractor, if it is refusing to start the work, then that earnest money deposit is forfeited. लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट ये इसलिए होता है कि अगर काम के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान वो फाल्टी कंस्ट्रक्शन करता है कॉन्ट्रैक्टर, या काम करने से इनकार कर देता है, तो फिर वो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त किया जाता है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना आप खुद। लेट मी चेक द टाइम, न तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ इसको, नहीं टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, इसको खुद पढ़ लेना, या लेट मी रीड दिस। Security deposit is the amount the contractor has to deposit when with the owner before awarding a work after his tender is accepted. Tender accept करने के बाद जो भी deposit किया जाता है उसको security deposit कहते हैं. This amount is generally 5 to 10% of the estimated cost of the project and is inclusive of earnest money deposit already deposited by the contractor along with the tender. जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है उसके साथ ही उससे इंक्लूसिव है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर 2 रुपये पहले सबमिट किए हैं और फाइनल में 10 रुपीज़ सबमिट करने हैं तो सिर्फ उसको 8 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। दिस विल बी रिफंडेड टू दी to the contractor after the completion of the project. No interest is paid on security deposit. ये वापस किया जाता है, ये जो मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है ये वापस किया जाता है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। The contractor has to fulfill all the terms and conditions laid down in the contract and maintain the quality and speed satisfactory. बिल्कुल, if he fails to do so, a part or whole of the security deposit is forfeited by the department. ठीक है, फेल हो जाता है मेंटेन करने में, जो क्वालिटी मेंटेन करने में, स्पेसिफिकेशन मेंटेन करने में, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिएटेड किया जाता है, जब्त किया जाता है। If there is any fault in the construction and the contractor refuses to demolish the or reconstruct, then the department will carry out the work using the security deposit. अगर कभी कभी ऐसे होता है उसने फॉल्टी कंस्ट्रक्शन कर लिया और क्लाइंट उसको बोलता है कि भाई इसको डिमोलिश करके दोबारा बनाओ, और वो कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूज कर देता है, तो फिर क्लाइंट जो है खुद उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है बाय यूजिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इफ द कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ह्यूज अमाउंट, ठीक है, अगर कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा होता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 2 स्टेजेस में डिपॉजिट कर सकते हो। पहले स्टेजेस में 50% और दूसरे 50% इंस्टॉलमेंट में से डिपॉजिट करते हो। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट collected in case of contract for supply of material as the supplied material becomes the security. जो सप्लाई मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल आता जाता है वो ही मटेरियल एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। चलें,